नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हम हमारा जो फर्स्ट पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। तो आप जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड करें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद में जो चीज़ें होगी, आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं यहाँ पे, उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग आप दूसरे टॉपिक्स भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आशा करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपके एग्ज़ाम में मिलें और आपको कुछ फ़ायदा हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्ट्रियास में मेड्रीप्रोडाइट का कार्य बताइए। देखिए, मेड्रीप्रोडाइट क्या होते हैं? इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये देखिए, दो जगह पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक को बोलते हैं केनाल सिस्टम, जो कि पोरीफेरा में पाया जाता है, और दूसरा पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के अंदर। ठीक है। अब देखिए, ये जो सिस्टम है, केनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये क्या होता है? पानी के द्वारा उनके शरीर में, जंतुओं के शरीर में पानी प्रवेश करता है और ये पानी उनके गमन में, उनके श्वसन में, उनके उत्सर्जन में, उनके भोजन करने में, सब में सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल का जो गमन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेड्रीपोडाइट होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेटा के प्राणियों में पाया जाता है, उनमें पाया जाता है। और ये सबसे पहला एंट्री पॉइंट होता है जहां से पानी जो होता है वो अंदर की तरफ प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है कोरेलाइट। क्या होता है कोरेलाइट? देखिए क्या है, सिलेंट्रेट के जंतुओं के अंदर जो मिलने वाली ऊपर वाला जो खोल होता है, आवरण होता है, उनको बोलते हैं। और ये इनका कार्य क्या है, किस प्रकार से ये उतारते रहते हैं इनको हर बार निर्मोचन की तरह, तो इसके बारे में आप पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी बी में कौन सा अंग जो होता है वो डंक में रूपांतरित होता है? तो इसका वो जो ओवी पोजिटर होता है वो डंक बना लेता है हनी बी के अंदर। और मोस्टली ये जो डंक होता है वो श्रमिक जो मक्खियाँ होती है उनमें ज़्यादा विकसित होता है। मेल में फीमेल में होता है ये डंक, लेकिन ये ज़्यादा कार्य नहीं करता। काम नहीं करने की वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, मतलब ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, आप इसको ये बोले। होता है उसके शरीर में भी, और ये अपने सुरक्षा के लिए जब इसके ऊपर अटैक किया जाता है तब इसको यूज करती है, अदरवाइज ये क्वीन जो होती है वो इसको यूज नहीं करती। बाकी जो वर्कर्स होते हैं वो सारे बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग करते हैं। और ये किसका रूपांतरण हो गया? ओवी पॉजिटिव का रूपांतरण होता है। मेल में ही नहीं पाया जाता है, मेल के अंदर ये पूर्णतः विलुप्त होता है। नेक्स्ट आता है पूर्ण और अपूर्ण कायांतरण क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसका उदाहरण सहित इसको बताना है। देखिए, पूर्ण मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या है पहले इसको सुनिए। एग्स जो होते हैं वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, और लार्वा होता है वो मान लीजिए प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा जो होता है वो उसके बाद में अडल्ट में कन्वर्ट होता है, अडल्ट फिर दोबारा एग्स बना लेते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जीवन चक्र में इस प्रकार का जीवन चक्र पूरा पाया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण कायांतरण कहा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण कायांतरण कहा जाता है। और अपूर्ण कायांतरण में क्या होता है? लार्वा जो होता है वो क्या करता है? प्यूपा में नहीं बदल के डायरेक्ट अडल्ट में बदल जाता है। इसको अपूर्ण कायांतरण कहते हैं। हेमी मेटाबोलस और होलो मेटाबोलस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पाइला के अंदर जो रेडुला का अंग है उसका कार्य क्या होता है? देखो, रेडुला का जो अंग होता है वो रेतनांग, इसको हिंदी में कहते हैं रेतनांग, जो भोजन के कणों को तोड़ने का, काटने का कार्य करता है। दांतों की तरह होता है ये। इसको दंतुर भी, उसके आसपास दंतुर होते हैं जो भोजन का भोजन आता है तो उसको चीरने का या काटने का कार्य करते हैं। और ये डाइजेशन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। बोजेनस का अंग क्या है और इसका कार्य क्या होता है? देखिए, बोजेनस का जो अंग होता है वो मोलस्का जंतुओं के अंदर मिलने वाला, मोलस्का जंतुओं के अंदर मिलने वाली ऐसी स्ट्रक्चर है जो उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है, या उत्सर्जन तंत्र के रूप में वो कार्य करता है। उसको बोलते हैं बोजेनस के अंग। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जंतुओं के अंदर पाया जाता है। उत्सर्जी तंत्र के रूप में या उत्सर्जन में सहायक होने वाला अंग है, मोलस्का में पाया जाता है बोजेनस का अंग। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोन के अंदर मिलने वाला जो ग्रीन ग्लैंड है उसको समझाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार से एक ग्लैंड सी होती है ऐसे, फिर ये ऐसे कुछ नलिकाओं के द्वारा दूसरे उत्सर्जी अंगों द्वारा जुड़ी रहती है और ये यहाँ
पोर्स होता है वो बाहर खुल जाता है इस प्रकार से। तो एक नलिका की समान संरचना होती है, क्या उसकी रियल स्ट्रक्चर है कि कैसे जो कॉकरोच होता है उसके अंदर या प्रोन जो होता है उसके अंदर, मोस्टली आर्थ्रोपोडा के जंतुओं के अंदर क्या होता है, ये उत्सर्जन में सहायक होता है। तो ये आपको बताना है, शायद चित्र इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन करना है कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। जैसे एक नंबर है नेफ्रोसाइट्स। देखिए नेफ्रोसाइट्स जो होती है वो आर्थ्रोपोडा जंतुओं के अंदर मिलने वाली ऐसी उत्सर्जी नलिकाएं होती है जो उत्सर्जन जो मान लो जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको संग्रहण करने का कार्य करती है, स्टोर भी करती है और उसका उत्सर्जन में भी सहायक होती है। तो यही नेफ्रोसाइट्स कोशिकाओं को कहा जाता है, ये भी उत्सर्जन में सहायक होती है। नेफ्रोसाइट से ही किडनी का ये मान लीजिए कि एक मतलब कम विकसित जो पार्ट है उसको नेफ्रोसाइट्स कहा जाता है, ये आगे चलकर नेफ्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इवोल्यूशन के दौरान। नेक्स्ट आता है मेल्पिगियन ट्यूबुल्स। क्या है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर मोस्टली जो उत्सर्जन होता है वो मेल्पिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा होता है। तो ये आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे, मेल्पिगियन ट्यूबुल्स कैसे क्या काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब फीट क्या होता है। देखिए ट्यूब फीट भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है जो किसके अंदर पाया जाता है, ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाए जाने वाला वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका पार्ट हो गया। अब देखिए ट्यूब फीट की संरचना में सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक एम्पुला पाया जाता है और एक पोडियम पाया जाता है, एम्पुला और पोडियम। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट होता है जहां पानी अंत में आता है, इसको बोलते हैं, ये है इस प्रकार की संरचना, इसको ट्यूब फीट कहा जाता है। तो ये भी आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम को आपको पढ़ के जाना है और इसके अंदर ये जो संरचना है ये आपको ढंग से देखनी है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, देखिए मैंने आपको फिर बताया था स्पंजों में नाल तंत्र पूछ लिया गया, कैनाल सिस्टम। देखिए जो मैंने आपको बताया था वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर, पानी से चलने वाला पूरा तंत्र है। और दूसरा आता है कैनाल सिस्टम। ये जो कैनाल सिस्टम है जिसको हम हिंदी में नाल तंत्र भी कहते हैं, ये मिलता है पोरीफेरा के जंतुओं के अंदर, ठीक है, कैनाल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के कैनाल बनते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ये मतलब वाटर जो है मूवमेंट करता है। तो ये कितने टाइप का होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर जैसे एस्कोन, दूसरा है साइकोन, ल्यूकोन, ये सबसे प्रिमिटिव प्रकार का है, कम विकसित होता है। एस्कोन, साइकोन थोड़ा विकसित होता है, ल्यूकोन सबसे ज़्यादा विकसित होता है। और एक आता है रेगोन, ये मोस्टली लार्वा के अंदर पाया जाने वाला नाल सिस्टम है, केनाल सिस्टम इसको कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार का होता है मोस्टली। और ये क्या करता है, वाटर के प्रवेश को मतलब देखता है कि किस प्रकार से कैसे कैसे वाटर है वो प्रवेश करता है और क्या वो फंक्शन करता है। तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट आता है हेलमंथीज जंतुओं में पैरासिटिक एडेप्टेशन क्या होता है। देखो सुनो मेरी बात, हेलमंथीज के अंदर 2 प्रकार के जंतु क्लासिफाइड किए जाते हैं। ये कौन से जंतु होते हैं, एक होता है प्लेटियलमंथीज और एक होता है एस्केलमंथीज। एक होता है प्लेटियलमंथीज और एक होता है एस्केलमंथीज। देखिए दोनों के दोनों जंतु हुए वो अंतःपरजीवी के रूप में मोस्टली क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब अंतःपरजीवी के रूप में वो क्या कार्य करते हैं उसमें देखिए, मान लीजिए हमारे शरीर में कोई हेलमंथीज जंतु आया है तो वो हमारे शरीर में रहने के लिए वो क्या करेगा, अपने शरीर में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन करेगा ताकि वो यहाँ से आराम से रह सके। जैसे परिवर्तन में मान लीजिए कि वो क्या कर रहा है, अपने शरीर के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण बना रहा है, जो क्या करेगा, हमारे HCl है या हमारा कोई एंजाइम है उससे उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। या मान लीजिए कि उसके जो एडेसिव अंग होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, वो जो चिपकने में सहायक होते हैं वो ज़्यादा विकसित कर लेगा। क्योंकि मान लीजिए कहीं भी उसको चिपकना होता है, ब्लड सक करना होता है तो वहाँ वो चिपक जाता है, तो एडेसिव ऑर्गन है वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। अब अंदर रहता है तो सेंसिटिव ऑर्गन का कोई काम नहीं है। जैसे मान लो कि उनके जो फिट होते हैं, पैर होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है, आंखों का कोई काम नहीं होता है। तो ये सारी क्या होती है, चीज़ें विलुप्त हो जाती है, इनका कोई कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको इनके अंदर बताना है। दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जरूरी थोड़ी है एक इन्फेक्शन होता है और मेल तो आ गया लेकिन वो वेट कर रहा है कि फीमेल है या नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, तब तो क्या लाइफ साइकिल चलेगा ही नहीं। तो इनके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल तरीके से ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी
होता है। तो इस प्रकार से आप कुछ एडेप्टेशन लिखोगे कि अंदर आने के बाद में कौन से अंगों का तो विकास हुआ है और कौन से अंग जो होते हैं उनके अंदर विलुप्त हुए हैं, तो वो आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है क्रस्टेशिया के लार्वा का वर्णन कीजिए। देखिए क्रस्टेशिया का लार्वा जो है वो आपकी बुक के अंदर दिया गया है। इसके अंदर देखिए माइसिस लार्वा है, साइप्रिस लार्वा है, जोइया लार्वा है, प्रोटोजोइया लार्वा है। ठीक है, ये जो कुछ 6-7 लार्वा जो दिए गए हैं, आप उनकी स्ट्रक्चर भी याद करेंगे और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में वर्णन भी कर लीजिए कि किसका लार्वा है और ये इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, एक मेगालोपा लार्वा होता है, तो इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाम भी याद करें, छोटा क्वेश्चन तो नाम का ही पूछ सकते हैं, जैसे मेगालोपा, साइप्रिस और साइप्रिस लार्वा, मेगालोपा लार्वा, जोइया लार्वा, जोइया, प्रोटोजोइया। ठीक है, और 2-3 और होते हैं लार्वा, आप इसको पूरे को देखें। और इसके बाद में आता है नोप्लियस लार्वा और मेटानोप्लियस लार्वा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये 6-7 प्रकार के जो लार्वा होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है और उनकी स्ट्रक्चर भी आपको देख के जानी है, तो किस प्रकार से ये पाए जाते हैं। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि जो क्रस्टेशिया के लार्वा होते हैं उनके बारे में वर्णन कीजिए, तो आप डायरेक्ट इनके बारे में पूरा वर्णन है इसके बारे में कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार का। नेक्स्ट आता है कि मधुमक्खी में सामाजिक संगठन और कम्युनिकेशन को समझाना है। देखिए सामाजिक संगठन मधुमक्खी में उच्च प्रकार का सामाजिक संगठन पाया जाता है, मतलब सबसे विकसित प्रकार का होता है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि इस उच्च प्रकार के सामाजिक संगठन को यू सोशल कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? यू सोशल कहा जाता है, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं सुसामाजिक। इसको यू सोशल क्यों कहा जाता है, इसको भी सुनिए। देखिए यू सोशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मिलने वाले सभी जो जंतु होते हैं वो सभी जंतु को आप आसानी से बाहर से उनकी आकारिकी के आधार पर उनका विभेदन कर सकते हो। दूसरी बात, ये अंदर से भी काम में अपना बंटवारा रखते हैं कि कौन कोष्ठक को साफ करेगा, कौन उसके ऊपर कोष्ठक के अंदर मान लीजिए ऊपर जो वैक्स होता है, जो मोम होता है, वो लगाने का कार्य कौन करेगा, मकरंद को लाने का, हनी को बनाने का कार्य कौन करेगा, रानी को भोजन खिलाने का कार्य कौन करेगा, वर्कर को भोजन कौन खिलाएगा। तो इस प्रकार से क्वीन का क्या कार्य होता है, मेल का कार्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इसके अंदर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सुसामाजिक संगठन इस प्रकार को कहते हैं जिसमें आपको बाहर से देखकर किस प्रकार से हम इसका मतलब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सुसामाजिक संगठन के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आगे बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन को भी समझाना है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो मान लीजिए कि हनी बी की जातियां हैं, जैसे मान लो श्रमिक है, वो श्रमिक मान लो बाहर जाती हैं, उनमें 10 श्रमिक है, उन्होंने कोई नया छत्ता खोजा है, मान लीजिए नई जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है, नेक्टर की मात्रा ज़्यादा है। अगर वो ये बातें अपने मान लो पार्टनर्स को समझाती हैं कि वहाँ चलेंगे, वहाँ ज़्यादा अच्छा भोजन है, डिस्टेंस भी बहुत कम रहेगा और ये पूरा का पूरा छत्ता है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। वो कौन सी भाषा में ये बातें आपस में बात करती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो ये मोस्टली क्या होता है, मधुमक्खी का डांस होता है, डांस पैटर्न के रूप में ये अपनी बातें दूसरों को बताती है। तो ये आपको डांस इसके अंदर देखना है। इसमें क्या क्या होगा, 2 प्रकार का डांस होता है। एक तो होता है राउंड डांस, इसको घूमर नृत्य भी कहते हैं, जो वो इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से राउंडेड। और एक होता है टेल वेगल डांस, टेल वेगल डांस। ये टेल वेगल डांस जो होता है वो इस प्रकार से 8 की आकृति में किया जाता है, टेल वेगल डांस। और ये दोनों ही क्या करते हैं, जो अगर मान लीजिए डिस्टेंस अगर कम है, जो फूड होता है उसकी अगर डिस्टेंस कम है तो ये घूमर डांस किया जाता है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, 75 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है डिस्टेंस, तो फिर लंबा डांस ये है, मतलब टेल वेगल डांस है, वो किया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्लासिफिकेशन है वो कर सकते हैं कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण होगा, किस प्रकार से वो सामाजिक जो व्यवहार है वो प्रदर्शित करते हैं, कैसे वो संचार करते हैं, किस प्रकार का वो डांस दिखाते हैं, कैसे वो मान लीजिए अपनी भाषा है वो दूसरों को समझाते हैं। तो ये पूरा उनके अंदर कम्युनिकेशन का प्रकार है। नेक्स्ट आता है पाइला के नर्वस सिस्टम को समझाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम बताना है आपको पाइला के अंदर। किसी का भी नर्वस सिस्टम आए, यूनियो का आए, पाइला का आए, हालांकि कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन मैं आपको उस नर्वस सिस्टम को करने का तरीका बताता हूँ, कि याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। किसी का भी नर्वस सिस्टम आए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ो ताकि उसका नर्वस सिस्टम है आसानी से आप इसको समझ सको, याद कर सको। देखिए क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है। तो ये तो सुविकसित हो गया, ब्रेन तो सबसे ज्यादा विकसित है। इससे कम अगर बात करें, इससे कम जहां बहुत कम न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन वो गुच्छों में रहते हैं और वो ज्यादा शरीर के ज्यादा पार्ट को ज्यादा कवर नहीं कर सकते। वो शरीर के छोटे छोटे भागों को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। तो उनको हम कहते हैं गेंगलिया। तो जंतुओं में क्या मिलते हैं, इस प्रकार से गेंगलिया पाए जाते हैं। ये गेंगलिया शरीर में 3-4 जगह हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये अगर भाग में सबसे ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, तो हम उनको बोलेंगे सेरिब्रल गेंगलिया। क्योंकि याद करो, हम हमारे ब्रेन के बहुत बड़े भाग को सेरिब्रम भी कहते हैं। सेरिब्रम जो पूरे भाग का, पूरे ब्रेन का 3/4 भाग है वो बनाता है, वो सेरिब्रम है। देखिए, ये सेरिब्रम वाले 2 गेंगलिया हो गए, एक जोड़ी मिल रहे हैं अग्र भाग में। 2 गेंगलिया नीचे की तरफ पाए जा रहे हैं और इससे नीचे भी 2 गेंगलिया मिल रहे हैं। इनको हम बोलेंगे थोरेसिक गेंगलिया, थोरेसिक गेंगलिया। और इसके नीचे इनको बोलेंगे हम एब्डोमिनल, एब्डोमिनल गेंगलिया। अब देखिए, नाम से स्पष्ट है कि एब्डोमेन वाले भाग को नियंत्रित करने वाले गेंगलिया को क्या कहा जाता है, एब्डोमिनल गेंगलिया कहा जाता है। थोरेसिक भाग को नियंत्रित करने वाले गेंगलिया और अग्र भाग को नियंत्रित करने वाले गेंगलिया, जिसमें वो जो देखने की प्रक्रिया है, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। अगर एंटीना है तो उससे संवेदनाएं ग्रहण करेंगे। सुनने की क्रिया है, टिम्पेनम वाला जो ऑर्गन है, उन सारे ऑर्गन के कार्य को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए क्या है, दोनों गेंगलिया जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, किन्हीं न्यूरॉन से आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम कहते हैं कमिशर। क्या कहते हैं इसको, कमिशर कहते हैं। और ये कौन से कमिशर हो गए, सेरिब्रल कमिशर, क्योंकि किसको जोड़ रहे हैं, सेरिब्रल के दोनों भागों को जोड़ रहे हैं। तो हम इसको बोलेंगे सेरिब्रल कमिशर। तो यहां भी इस प्रकार से जुड़ सकते हैं ये आपस में। और 2 गेंगलिया जो होते हैं, जो अलग अलग दूर दूर पाए जाते हैं, वो आपस में भी जुड़ सकते हैं। जिन न्यूरॉन्स के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं उनको बोलते हैं कनेक्टिव्स। क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स। नाम अगर पूरा लिखोगे तो कौन सा हो गया, सेरिब्रम, सेरिब्रल और थोरेसिक। तो हम नाम लिखेंगे सेरिब्रो थोरेसिक, थोरेसिक कनेक्टिव, सेरिब्रो थोरेसिक कनेक्टिव। और इस प्रकार से ये इसके साथ में भी जुड़ सकता है और ये इसके साथ में भी जुड़ सकता है, ये आपस में भी जुड़ सकते हैं। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो हम क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे सेरिब्रो एब्डोमिनल, या कभी कभी आएगा सेरिब्रो पेडल गेंगलिया। इसके अंदर जैसे पाइला में पेडल गेंगलिया आएगा, सेरिब्रो एब्डोमिनल गेंगलिया, सॉरी कनेक्टिव्स। क्या लिखेंगे इसको, कनेक्टिव्स। तो इस प्रकार से देखिए, छोटे जंतुओं में, नॉन कोऑर्डिनेट्स में, अगर आप नर्वस सिस्टम को याद करते हैं तो कनेक्टिव्स, कमिशर और गेंगलिया, ये 3 ही मोस्टली इंपॉर्टेंट भाग उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से जो तंत्रिकाएं निकलती है, थोड़ा बहुत उनके बारे में याद करके आप इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप पढ़े कि कॉकरोच में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या पाया जाता है। नेक्स्ट आता है बेलेनोग्लोसस का क्लासिफिकेशन और डायग्राम सहित उसके कैरेक्टर्स बताने। देखिए, बेलेनोग्लोसस जो है वो हेमिकोडेटा के अंतर्गत क्लासिफाइड किया जाता है। पहली बात हुई, हेमिकोडेटा में 2 जंतु आते हैं, एक बेलेनोग्लोसस, दूसरा आता है सेकोग्लोसस। देखिए, बेलेनोग्लोसस कोडेट के समान लक्षण दिखाता है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये इसके अंदर नोटोकोड है, नर्व कोड है, गिल स्लिट्स है, ये सारी पाई जाती हैं। दूसरी बात ये कि ये जो बेलेनोग्लोसस होता है, ये नॉन कोडेड के समान भी संरचनाएं इसकी दिखाता है। जैसे मान लो बेलेनोग्लोसस का जो लार्वा होता है, जिसको हम बोलते हैं टोर्नेरिया लार्वा, ये लार्वा एनिलिडा का जो लार्वा होता है, जिसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, उसके साथ में बहुत ज़्यादा समानताएं दिखाता है।
इसमें मिलने वाली पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो इकाइनोडर्मेटा में मिलने वाली पुनरुद्भवन की क्षमता के समान होती है। आपको पता है इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा ये दोनों के दोनों सिलोमेट जंतु है, पूर्णतः विकसित इसमें सिलोम पाई जाती है, और सिलोम भी एंट्रोसिलोमेट प्रकार की होती है, मतलब और ज्यादा विकसित सिलोम इसके अंदर मिलती है। बेलेनोग्लोसस का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये एक हेमिकोडेटा जो प्रोटोफाइलम है उसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है हेमिकोडेटा को। तो कोडेटा, हेमिकोडेटा, सब फाइलम आ जाएगा इसका हेमिकोडेटा, और उसके बाद में प्रोटोकोडेट के अंदर इसका वर्गीकरण किया गया। दो क्लास आती है, सॉरी दो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, सेकोग्लोसस और बेलेनोग्लोसस, जो इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, बेलेनोग्लोसस का शरीर है वो 3 भागों में बंटा होता है। सबसे आगे वाले भाग को बोलते हैं सूंड या प्रोबोसिस, दूसरे भाग को बोलते हैं कोलर रीजन, और लास्ट वाला भाग होता है वो होता है धड़ या इसको ट्रंक कहते हैं। तो ये 3 भागों में बंटा होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है यूनियो के रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझाइए। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। यूनियो का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, किस प्रकार से यूनियो है, उसके अंदर जो गिल लेमिला पाए जाते हैं उसके आप स्ट्रक्चर याद करना, गिल लेमिला कैसे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर पाई जाती है तो वो कैसे हैं गिल लेमिला, कैसे, क्या उसके स्ट्रक्चर है, क्या उसके फंक्शन है वो। एस्टेरियास में जनन और परिवर्तन को समझाइए। देखिए एस्टेरियास के अंदर परिवर्तन के समय जो लार्वा बनता है ना, वो उस लार्वा के बारे में परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से स्पर्म्स है, ओवम है, कैसे उनका बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो कैसे हुआ, उसके बाद में जो लार्वा बना वो कैसे बना, पूरा जो जीवन चक्र आपकी बुक में एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को देखकर आप उसके जीवन चक्र को जरूर याद करके जाएं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। उसके बाद में है बंद और खुले परिसंचरण तंत्र को समझाइए, क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बात टॉपिक सिंपल सा है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो नलिकाओं में नहीं बहकर डायरेक्ट कोशिकाओं तक सीधा पहुंचाया जाता है, और इसको वापस लाने के लिए भी जो जो ब्लड होता है वो जो वापस आता है हृदय तक, उसमें बहुत कम नलिकाएं काम में ली जाती है। तो यहाँ के जंतु जो हो गए वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, मतलब शिथिल प्रकृति की होते हैं, बहुत ज्यादा आलसी टाइप के जीव होते हैं, क्योंकि जितना जल्दी ऑक्सीजन या जो फूड के मटेरियल्स है जैसे ग्लूकोज है वो कोशिकाओं को जितना जल्दी मिलेंगे तो उतना ही जल्दी, और वापस जो CO2 होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, वो जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही व्यक्ति जो है वो क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है। क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से हमें क्या होती है, हम उब जाते हैं, उबाशियां आती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने की वजह से क्या होता है, ये सारी सिस्टम होती है। तो बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, सारा का सारा जो ब्लड है वो पूरा का पूरा नलिकाओं में रहता है। पहले धमनी आती है, उसके बाद में धमनिका आती है, फिर शिराएं बन जाती है, फिर कैपिलरीज बन जाती है, और इसी प्रकार से वो मतलब सीरा वाला पूरा पूरा सीरा सिस्टम है वो चलता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे डायमीटर है वो कम होता रहता है, और नलिकाओं का जैसे डायमीटर कम होता है वैसे वैसे उनका प्रेशर है वो बढ़ता रहता है, और बहुत ही जल्दी हमें क्या मिलता है, ब्लड मिलता है। तो इस प्रकार से आप इनको समझा सकते हो। कौन से जंतु, जैसे मोलस्का जंतु है उसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि एनिलिडा के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और एनिलिडा के अंदर ही जो हिरुडिनेरिया होता है उसके अंदर खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कीट के अंदर परिवर्तन के जो हार्मोन है उनके ऊपर आपको भूमिका लिखनी है। कीट में देखो एक तो एक्डाइशन हार्मोन पाया जाता है, एक जुवेनाइल हार्मोन पाया जाता है। जुवेनाइल हार्मोन का काम क्या होता है, कीटों को लार्वा अवस्था में बनाए रखना, और एक्डाइशन हार्मोन का काम क्या होता है, कीटों में जो लार्वा अवस्था होती है उसको हटाकर किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, अडल्ट में बनवा देना। तो इसको क्या बोलते हैं, दोनों ये हार्मोन जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। जैसे जैसे शरीर में एक्डाइशन हार्मोन की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे जुवेनाइल हार्मोन कम होता है, और एक्डाइशन हार्मोन तो है वो तो मेटामॉर्फोसिस को रोकता है, सॉरी जुवेनाइल हार्मोन है वो तो मेटामॉर्फोसिस को रोकता है क्योंकि वो लार्वा को लार्वा बनाने के लिए प्रेरित करता है, और एक्डाइशन हार्मोन क्या करता है, उस लार्वा को अडल्ट में प्रेरित करता है। तो ये क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस को बढ़ाता है। तो ये पूरा आपको इसके अंदर थोड़ा सा लिखना है। कीटों के मुखांग, माउथ पार्ट्स ऑफ द कीट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए कीटों में अलग अलग प्रकार के बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, आपको पता है कीट बहुत प्रकार के होते हैं। तो कीटों के जो मुखांग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो एक है साइफोनिंग टाइप,
एक होता है जैसे साइफोनिंग में क्या होता है, जो जैसे मान लो बटरफ्लाई है, उसके अंदर बहुत बड़ा सा जो मुखांग होता है वो इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। ये जो मुखांग होता है वो जैसे मान लीजिए कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर जाकर और मकरंद को चूसने के लिए जो लिक्विड होता है उसको चूसने के लिए लंबा हो जाता है प्रोबोसिस, और वहां से वो सक कर लेता है। तो सकिंग टाइप दूसरे कुछ इंसेक्ट होते हैं जिसमें बाइटिंग और चेविंग टाइप जो मुखांग है वो पाए जाते हैं, चबाने वाले। कुछ ऐसे होते हैं जो पियर्सिंग वाले, जैसे मच्छर में आपने देखा होगा पियर्सिंग, काट कर भेद कर अंदर वो अपना चुबो लेते हैं अपने मुखांग को, और फिर जो ब्लड होता है उसको वो क्या करते हैं, सक करते हैं। तो पियर्सिंग टाइप के उनमें क्या पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं लेपिंग टाइप, चाटने वाले, जैसे मान लो मक्खियों में देखा होगा आपने, घरेलू जो मक्खी होती है, जैसे कोई शुगर का कोई टुकड़ा पड़ा है तो उसके ऊपर वो अपनी लार को पहले तो स्रावित करेंगे और उसके बाद में वो उसको धीरे धीरे चाटने लग जाते हैं। तो ये होते हैं लेपिंग टाइप। तो इस प्रकार से मुखांग कीटों के मुखांग है, उसके आधार पर कीट है वो कई प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका वर्गीकरण मुखांगों का कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स, इसके डायग्राम्स भी आते हैं, सबके अलग अलग एग्जाम्पल है, कौन से कीट में किस कौन से प्रकार का मुखांग है वो पाया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें मैंडिबल है, मैक्सिला है, लेबियल है, लेबियम है, ये जो स्ट्रक्चर है वो मुखांग के बनाने में मतलब पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़े। तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हमने आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको लिया, किस प्रकार से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये टॉपिक जो है वो आप थोड़ा सा पढ़े और इसके आसपास वाले टॉपिक्स भी थोड़ा ध्यान दे, ताकि आपको कुछ इसमें से छोटे क्वेश्चंस या बड़े क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम में देखने को मिले, ही हमारी आशा है। और इसी के साथ में मैं सभी से ये आशा करता हूं कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छे मार्क्स से ये मतलब आप इसको कवर अप करें, इस पेपर को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। और पहले ये क्वेश्चंस है इनको लीजिए। अगर मान लीजिए आप ट्यूब फिट पढ़ रहे हैं और आपको ट्यूब फिट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ लीजिए, ताकि उसका जो लास्ट पार्ट है ट्यूब फिट वो आएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या कुछ है। ट्यूब फिट में एम्पुला और पोडियम दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, तो ये क्या काम करती है, कैसे है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है। लार्वा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लार्वा के बारे में एक तो याद रखेंगे आप। दूसरा, किसी भी प्रकार का जैसे मान लो कोई विशेष अंग है, जैसे मान लीजिए कि जो इकाइनस होता है उसके अंदर जो मान लीजिए सी अर्चिन है, सी अर्चिन के अंदर जो अरिस्टोटल की जो लालटेन है उसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन का, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो ये क्वेश्चन है। पाइला में जो रेडुला पाया जाता है ऑर्गन, जो हमने पढ़ा था उसके बारे में, तो जो इंपॉर्टेंट आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बार बार रिपीट भी हो जाते हैं, लास्ट ईयर आया फिर भी आ जाएगा। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को जरूर पढ़े। और आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हालांकि बहुत सारे सिस्टम आपने दिए हुए हैं तो क्वेश्चन तो देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप एक दो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग किसी दूसरे का भी वर्णन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम का डायग्राम आपको बना के दिया है कि नर्वस सिस्टम कैसा है, किस प्रकार से पाया जाता है, तो इस नर्वस सिस्टम के आधार पर आप किसी दूसरे जंतुओं का नर्वस सिस्टम है वो याद कर सकते हो, ये थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारी आशा है कि आप सब लोग अपने जो एग्जाम है उसके अंदर टॉप करें, अच्छा नंबर लेके आए। तब तक के लिए धन्यवाद।